हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज़ का सेट देख रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 26 सेट को देख लिया था। इसके पहले हम लोगों ने 26 सेट पूर्ण रूप से कंप्लीट किया था। आज जो सेट है वो है सेट नंबर टेस्ट 27 है और इसका डिस्कशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा टेस्ट लाया जाता है। आप अगर टेस्ट ऑनलाइन मोड में लगाना चाहते हैं तो आप जो सर का ऐप है उसके माध्यम से आप टेस्ट के माध्यम से टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डिस्कशन में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 का विथ एनालिसिस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा और भी करेंट अफेयर और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस का तैयारी होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। बात किया गया है जीवाणु कोशिका का, तो इसमें से क्या नहीं पाया जाता है, तो यह है केंद्रक झिल्ली। जीवाणु कोशिका में केंद्रकाय यानी कि सेंट्रोसोम और क्रोमेटिन पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाए सी, केंद्रक झिल्ली जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टॉर्सन। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असममित हो जाता है, यानी कि अनसाइमेट्रिक होता है, असममित होता है। टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर जो होता है वो असममित होता है, तो यह होता है घोंघा का शरीर होता है टॉर्सन के कारण असममित। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट क्या है, तो पॉम्फ्रेट एक प्रकार का समुद्री मछली है। ऑप्शन हो जाएगा बी, पॉम्फ्रेट एक प्रकार का समुद्री मछली है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो यह 3 जोड़ा पाया जाता है और वो हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मनुष्य के मुख गुहा में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके माध्यम से। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण प्रोसेस द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित किस में रहते हैं। पादप अपशिष्ट, पादप का जो प्लांट का अपशिष्ट होता है किस में संचित रहता है, पत्ती में, छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में। इन सभी में हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, पत्तियों में भी, छाल में भी और कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं पादप अपशिष्ट। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, सिर्फ मेल में पाया जाता है, वो है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ओनली मेल में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है। जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है, यानी कि जीनी प्रारूप या जीनोटाइप। किसी जीव का जीनी संरचना जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही जो बाहर से दिखता है यानी कि फिजिकल चीज़ वो कहलाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी संरचना, वही जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है और बाहरी संरचना फिनोटाइप कहलाती है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था जीनी संरचना, तो जीनी संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेंदुआ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। तेंदुआ हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर बात किया जाए, एक है स्नो लियोपार्ड होता है, एक है स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड को, हिम तेंदुआ को अभी हाल ही में किर्गिस्तान देश ने अपना राज्य एनिमल घोषित किया है। किर्गिस्तान स्नो लियोपार्ड को अपना राज्य देश का राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया है। वही लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। पूछा गया था सिर्फ लियोपार्ड का, तो लियोपार्ड जो है हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुख्य रूप से जंतु है। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही अगर बात किया जाए गुजरात के गिर में, तो गुजरात के गिर फेमस है एशियाटिक गधा के लिए फेमस है। एशिया में एशियाटिक गधा के लिए फेमस है गुजरात का गिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन का कौन सा कथन असत्य है।
कुलाकांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुलाकांगड़ी है। भूटान का 10% भूमि पर ही खेती की जाती है, यह भी सही है। वही अगर बात किया जाए चीन में, तो चीन का 1.2% भाग पर ही खेती की जाती है। भूटान का 10% भूभाग पर खेती की जाती है। आमो, मानस और संकोस भूटान की नदियां हैं, यह भी कथन सही है। फुत्सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र है। फुत्सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र नहीं बल्कि यह एक स्थान है। फुत्सोलिंग भूटान का जल विद्युत केंद्र नहीं बल्कि यह एक प्रमुख स्थान है भूटान में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो असत्य है। नेक्स्ट है, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है दियारा के क्षेत्र में पाई जाने वाली, दियारा के क्षेत्र में पाई जाने वाली दोमट मिट्टी। दियारा के क्षेत्र में पाए जाने वाले दोमट मिट्टी को ही मक्का उत्पादन के लिए बिहार में फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा सी, दियारा क्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस हम प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। नेक्स्ट है, सोन नहर का निर्माण कब किस वर्ष हुआ था? सोन नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1874 में सोन नहर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए, सोन नहर का निर्माण 1874 में। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? बात किया गया है बिहार में वन्य जीव अभयारण्य का, तो टोटल 12 वन्य जीव अभयारण्य है बिहार में। बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य तथा एक नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क और 12 वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप ज़्यादा प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? वो था अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप। निकोबार द्वीप 2004 में सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह समुद्र में विलीन हो गया, निकोबार। ऑप्शन हो जाएगा ए। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं, अर्थात पूर्णांक न होते हैं, भिन्नांक होते हैं। क्यों? क्योंकि तत्वों के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण पूर्णांक में न होकर भिन्न के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, तत्वों के समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? कोलाइडी विलयन कौन सा नहीं है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु एक प्रकार का होमोजीनियस मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलाइडी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हो जाएगा बादल, होमोग्लोबिन, कुहासा, ये सभी कोलाइडी विलयन है। वही वायु का बात किया जाए तो यह एक मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जल, ईथर, पेट्रोल और एल्कोहल के वाष्पन वेग। वाष्पन वेग का सही क्रम कौन सा है? बात किया गया है किसका? जल का, ईथर का, पेट्रोल का और एल्कोहल का। तो सही उत्तर हो जाएगा ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल और जल। सबसे अधिक होता है वो होता है ईथर का, उसके बाद पेट्रोल का, एल्कोहल का, बाद में जल का। ईथर का सबसे अधिक वाष्पन वेग और सबसे कम होता है वो है जल का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैग्नीशियम यानी कि Mg, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना 2MgO यानी कि यह कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने के फलस्वरूप मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है? यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन डिनोट करता है? तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग H2S। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, डॉन्स विधि के से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? डॉन्स प्रोसेस के द्वारा मेनली सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम का निष्कर्षण डॉन्स विधि द्वारा। वही अगर बात किया जाए एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, वही सोडियम का निष्कर्षण डॉन्स विधि द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? मीथेन का निर्माण किसके जल अपघटन से बनता है? इंपॉर्टेंट ये है, किसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें मीथेन प्राप्त होगा? तो एल्युमिनियम कार्बाइड का। एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन के फलस्वरूप हमें मीथेन प्राप्त होता है। अगर फॉर्मूला इसका देखें तो Al4C3 यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड को वाटर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाया जाए तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा
मीथेन तथा मीथेन प्राप्त होगा, यानी कि Al4C3 यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात जल के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन की प्राप्ति होगी। यह पूछा गया था किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है, तो यह है एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं। शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जाड़े में बर्फ़ की तरह जम जाता है। जाड़े में बर्फ़ की तरह जम जाने के कारण शुद्ध निर्जन एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है असत्य मेल का चयन करें। असत्य कथन कौन सा है। मध्याह्न भोजन योजना का बात किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 में प्रारंभ किया गया था, यह बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था 1995 से। अंत्योदय योजना का बात किया जाए तो अंत्योदय योजना भी 1995 से प्रारंभ नहीं, अंत्योदय योजना का बात किया जाए तो यह सन 2000 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। अन्नपूर्णा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। APL गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाता है। APL गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्ति APL कहलाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा बी। अंत्योदय योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। वही मध्याह्न योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सन 2000 में प्रारंभ, सन 1995 में मध्याह्न भोजन योजना 1995 में और अंत्योदय योजना 2000 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन एक चल पूंजी है। चल पूंजी कौन सा है। हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, ये सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हल, बैल, ट्रैक्टर, खाद बीज, इनमें से सभी एक प्रकार का चल पूंजी हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दो अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर की तुलना के लिए किसका मांग लगातार बढ़ रहा है। दो अर्थव्यवस्था को विकास के स्तर की तुलना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दो अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर की तुलना की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय कितना होने का अनुमान लगाया। बात किया गया है दादा भाई नौरोजी का 1868 में उनके द्वारा राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया बतलाया गया था। वही प्रति व्यक्ति आय का बात किया जाए तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय था तथा संपूर्ण देश का राष्ट्रीय आय जो था वो था 340 करोड़ रुपया, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 340 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है साख मुद्रा का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है। साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी का निर्माण देश में किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा साख मुद्रा का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है। बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका इनमें से कौन होगा, तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी बहुराष्ट्रीय निगम का दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है, स्थानीय कंपनी से साझेदारी, ऑप्शन हो जाएगा बी। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, यानी कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वो क्या होगा, उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होगी, हमेशा नहीं होगा, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगी, हमेशा नहीं होता है। वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है, नहीं, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है यानी कि एक्सेलरेटेड होती है तो उस पर कोई हमेशा बल कार्य करते रहता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान। स्मॉल जी का मान के बारे में बताया गया है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, पृथ्वी के अक्षांश पर डिपेंड करता है। अर्थात ऊपर जाने पे जो ये स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल G इंटू m/r², अर्थात ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ते जाता है, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। सभी स्थानों पर बराबर होता है, बिल्कुल नहीं, सभी स्थानों पर कैपिटल जी का मान बराबर होता है। चंद्रमा पर अधिक और क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है, नहीं, चंद्रमा पर जी का वैल्यू g/6 होता है, g/6 होता है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। स्मॉल जी का वैल्यू पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर को घोषित शक्ति 1500 वाट है, यानी कि V इंटू आई है 1500 वाट, और 10 घंटा में यह कितना ऊर्जा उपयोग करेगा, तो ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा वाट इंटू आवर, वाट इंटू टाइम, यानी कि
1500 गुना 10 घंटा बटे 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, ये बचेगा 15 यूनिट। एक विद्युत हीटर के द्वारा जिसकी घोषित शक्ति है 1500 वाट 10 घंटा में कितना ऊर्जा का उपयोग करेगा, तो यह करेगा 15 यूनिट का, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शीतलन वक्र की अर्थात शीतलन वक्र की अर्थात शीतलन की दर के संबंध में सही कथन बतलाना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कूलिंग के संबंध में न्यूटन्स के द्वारा भी नियम दिया गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के। तो कूलिंग के नियम के अनुसार उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होता है, उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होता है तथा जैसे ही ताप गिरता है शीतलन धीरे धीरे होने लगती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। शीतलन वक्र या शीतलन की दर से संबंध में उच्चतर ताप पर शीतलन तेजी से होता है और जैसे जैसे ताप गिरता है शीतलन धीरे होने लगता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तल दर्पण का बात किया जाए तो इसका यूज मेनली रूप से वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग अगर देखते हैं तो वाहन का साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है, तो कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी, तो वो किया था फ्रांस ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना 1864 में। 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के रूप में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना की गई। बाद में 1966 में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस से IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के रूप में 1864 में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना होती है। 1966 में इसे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी 1864 में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में खराज क्या था। सल्तनत काल में खराज एक कर था जो फसल का 50% हिस्सा तक होता था, ऑप्शन हो जाएगा डी। खराज और खुम्स जो होता था, एक याद रखना है खुम्स, तो खुम्स लूट का धन होता था, वही खराज फसल से संबंधित था। नेक्स्ट है हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना सर्वसेन के द्वारा किया गया था, सर्वसेन के द्वारा किया गया था। अगर बात किया जाए हरि विजय सूरी अकबर के दरबार में रहते थे। हरि विजय सूरी अकबर के दरबार में रहते थे और यह एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अकबर के दरबार में रहते थे हरि विजय सूरी। यहाँ पूछा गया है सिर्फ हरि विजय का। हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना सर्वसेन के द्वारा 4वीं शताब्दी में की जाती है। यह था 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरी में हरि विजय द्वारा सर्वसेन की रचना की जाती है। वही हरि विजय सूरी अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध जैन आचार्य रहते हैं। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर संपा सर्वनाथ, जो 7वें तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। जैन तीर्थंकर संपा सर्वनाथ के प्रतीक चिन्ह है कौन सा, तो ये हो जाएगा स्वास्तिक है संपा सर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह। अगर वही बात किया जाए पार्श्वनाथ का, तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होते हैं और उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। और वही अगर बात किया जाए पद्म प्रभु का है कमल, पद्म प्रभु का कमल प्रतीक चिन्ह है। स्वास्तिक है संपा सर्वनाथ का, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन मुगल शासक भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों तथा विचरण अपनी डायरी में लिखता है, तो ये लिखने वाले थे बाबर। मुगल शासक जो भारत की वनस्पतियों के बारे में, प्राणी जगत, ऋतु और फलों के विचरण आदि अपनी डायरी में लिखता है, वो है बाबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है, तो ब्लॉमफील्ड फुल्लर को। बात किया गया है बंगाल विभाजन का, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल को प्रशासनिक क्षेत्र की दृष्टि से बांट दिया गया था। हालांकि
बंगाल विभाजन का मुख्य कारण वहाँ उदय हो रहे राष्ट्रवाद की भावना को कम करना था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी, पर पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान का असम और अन्य पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र थे। बंगाल विभाजन का पूर्वी बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए जाते हैं ब्लॉमफील्ड फुलर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भी हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। ऑप्शन हो जाएगा डी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगर बात किया जाए रामकृष्ण परमहंस का, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण परमहंस के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 44। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च कहाँ बनवाया था। तो यह बनवाया गया था मेरठ में। बेगम समरू के द्वारा अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। किस जिला में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ था, तो वो था चंपारण जिला। चंपारण जिला में होम रूल लीग का प्रचार नहीं होने के कारण था वहाँ चंपारण में चंपारण सत्याग्रह उस समय चल रहा होता है, जिसके कारण बिहार के चंपारण जिला में होम रूल लीग का प्रचार नहीं होता है। बात किया जाए होम रूल लीग का, तो होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था 1916 में। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906, याद रखना है 1906 में। और घटित घटना, तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ही होता है और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1906 में ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मुकदमे के कारण संसद को 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करना पड़ा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किस मुकदमे के कारण संसद को पारित करना पड़ा था, तो वह था गोलकनाथ मुकदमा। गोलकनाथ मुकदमा 1967 के कारण 24वां संविधान संशोधन विधेयक संसद को पारित करना पड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा ए, गोलकनाथ मुकदमा 1967। सरकार का संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रियों को नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो यह सरकार के प्रमुख की सलाह पर, प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है। संसदीय व्यवस्था में मंत्री नियुक्त किया जाता है सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची का मिलान करें। कैबिनेट शासन व्यवस्था। कैबिनेट शासन व्यवस्था का प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। कैबिनेट शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रपति शासन का, तो शक्तियों का पृथकीकरण। संघीय व्यवस्था का बात किया जाए तो संघीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन। वही एकल व्यवस्था का शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पे विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि एकल व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होता है। यहाँ पे इसके अनुसार अगर इसको विकेंद्रीकरण को हटा दें तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, शक्तियों का केंद्रीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। कौन सा टैक्स है जिस पे केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होता है, तो वो है इनकम टैक्स, यानी कि आय कर पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आय कर। नेक्स्ट है बम्बई मामले में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यतया प्रभावित हुआ। बम्बई मामले में कौन सा संविधान का अनुच्छेद प्रभावित हुआ था, तो वह था अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है और यह संबंधित बम्बई मामले में यह मुख्यतः प्रभावित हुआ था। अनुच्छेद 32 का बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के संबंध में 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है। वही 29 का बात किया जाए तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है अनुच्छेद
19 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन। बात किया गया है राष्ट्रपति का चुनाव का, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद में लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है, तो यह आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संसद की अस्थायी समिति नहीं है। संसद का अस्थायी समिति में 3 समितियां आती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समिति। ये तीनों अस्थायी समिति है। हालांकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति यह एक अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी समिति है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति यह एक प्रकार का अस्थायी समिति है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है। बात किया गया है राज्य का राज्यपाल का और अध्यादेश का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 213 में किया गया है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। वही अनुच्छेद 213 के तहत जब राज्य की विधायिका सत्र में न हो तथा राज्यपाल को यह लगे कि यह तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, तो उस परिस्थिति में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जब राज्य की विधायिका सत्र में हो और राज्यपाल को यह लगे तुरंत कदम उठाना आवश्यक है, तब राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संविधान में यह प्रावधान है कि कौन से निम्न में से कौन राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा। राज्यपाल से संवाद बनाने का काम करेंगे वो हैं मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से केंद्र में देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संवाद बनाए रखते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल से संवाद बनाए रखने का कार्य करेंगे मुख्यमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। रेड क्रॉस की स्थापना का बात किया जाए तो रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जेंट हेनरी ड्यूनांट। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना जेंट हेनरी ड्यूनांट के द्वारा की जाती है। रेड क्रॉस यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शांति के लिए कार्य करता है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल अवार्ड भी दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। और जेंट हेनरी ड्यूनांट का बात किया जाए, इसके संस्थापक हैं। जेंट हेनरी ड्यूनांट का जन्म तिथि है 8 मई को। इसी उपलक्ष्य में 8 मई को रेड क्रॉस स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक हैं जेंट हेनरी ड्यूनांट। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है युवा तुर्क किसका उपनाम है। युवा तुर्क यह श्री चंद्रशेखर को जाना जाता है। युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर को जाना जाता है। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक अपना कार्य दिया। श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। कौन सा संधि था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का ही बीज निहित था, तो वो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की हुई वर्साय की संधि में ही जर्मनी पर अधिक आरोप थोप दिए गए थे जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया जा चुका था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा डी। धर्मनिरपेक्ष राज्य सर्वप्रथम अमेरिका में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 कहाँ आयोजित किया गया। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 यह जिनेवा में आयोजित किया गया था। जिनेवा में। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 का आयोजन जिनेवा में किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का बात किया गया है एवं राज्य का बात किया गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एवं राज्य। बात किया जाए सिमलीपाल का, तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। दिहांग दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक मेघालय में है। वही कोल्ड डेजर्ट का बात
किया जाए तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। तो 4 3 5 1 हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 3 5 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? कुल वैश्विक प्रजातीय विविधता का लगभग 8.1%, ऑप्शन हो जाएगा ए, लगभग 8% भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? विदूषक प्रायः यह होता है ब्राह्मण। सांस्कृतिक नाटकों में सामान्य पात्र हैं विदूषक और ये प्रायः ब्राह्मण होते थे, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्य कलाओं का मेल संबंधित मार्शल कला से कीजिए। डंकारा, डंकारा का संबंध है गतका जो पंजाब का लोक कला है, मार्शल कला है, गतका से संबंधित है डंकारा। डंकारा नृत्य का संबंध गतका से है। अगर बात किया जाए छऊ का तो छऊ का पारी खांडा से है, छऊ है संबंधित पारी खांडा से। अगर बात किया जाए कथकली नृत्य का तो कथकली नृत्य संबंधित है कलियार पट्टू से जो केरल का मार्शल आर्ट है, केरल का मार्शल आर्ट है कलियार पट्टू और उससे संबंधित है कथकली। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3। डंकारा का संबंध गतका से है, छऊ का संबंध पारीखांडा से है और कथकली का संबंध कलियार पट्टू से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 66। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं। वाद्य यंत्र सारंगी बजाने से कौन संबंधित हैं? तो ये हैं पंडित रामनारायण। पंडित रामनारायण का संबंध है सारंगी से। वही अगर बात किया जाए संदीप दास संबंधित हैं तबला से, संदीप दास का संबंध तबला वादन से है। वही शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है और जाकिर हुसैन का संबंध भी तबला वादन से है। जाकिर हुसैन संदीप दास तबला वादन से, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से और पंडित रामनारायण का संबंध है सारंगी से, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? कौन सा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो वह हो जाएगा एक्रोबैट। एक्रोबैट एप्लीकेशन माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल माइक्रो रीडर सॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होगा, एक्रोबैट नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक केंद्रीय प्रक्रमण एकक यानी कि सीपीयू का पुराना प्रकार कौन सा है? सीपीयू का पुराना प्रकार है सिंगल कोर, ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगल कोर। यह एक सीपीयू का पुराना टाइप्स है। नेक्स्ट है यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया है समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ किया गया। 25 सितंबर 2014 से पीएम मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसमें लोगों में है लायन, शेर, ऑप्शन हो जाएगा ए, लायन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो। नेक्स्ट है चिलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चिलैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था और उसका संबंध कर सुधार से था, कर सुधार से। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है चिलैया समिति। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से है चिलैया समिति, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो यह WTO के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रिप्स WTO के द्वारा संचालित किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? बात किया गया राष्ट्रीय आपातकाल का तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और इसका अधिकतम आयु कोई भी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। इसे प्रत्येक 6 महीना के लिए 6 महीना में इसे बढ़ाया जाते रहता है, अर्थात कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वेगेनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? वेगेनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनीफेरस युग में प्रारंभ हो गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बोनीफेरस युग में। नेक्स्ट है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर क्या होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच का
समय क्या होता है, तो यह लगभग होता है 4 मिनट। अगर बात किया जाए देशांतर का, तो पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, तो वो देशांतर कहलाता है। और इसकी संख्या बात किया जाए तो इसकी संख्या है 360। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है? कौन सा चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है? तो जैविक चट्टान के अंतर्गत कोयला, यह एक प्रकार का जैविक चट्टान है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, और शिव समुद्रम यह कावेरी नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों का स्थानीय तौर पर क्या जाना जाता है? उत्तर से दक्षिण बतलाना है तो सबसे आगे हो जाएगा, वो हो जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री रेंज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अन्नामलाई। सह्याद्री, सह्याद्री के बाद हो जाएगा नीलगिरी, सह्याद्री के बाद नीलगिरी, और नीलगिरी के बाद हो जाएगा अन्नामलाई, और सबसे अंतिम हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे अंतिम हो जाएगा। सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। ऑप्शन हो जाएगा ए। सह्याद्री, सह्याद्री के बाद हो जाएगा नीलगिरी के बाद हो जाएगा अन्नामलाई, और उसके बाद हो जाएगा कार्डमम। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर, गोलन, बोमल, यह सभी पाकिस्तान में स्थित दर्रे हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? पूर्णा, यह ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तालाब का प्रयोग सिंचाई के साधन के रूप में मेनली दक्षिणी भाग में और पश्चिमी भाग में किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी भाग में सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुआ कहा जाता है? कुरुआ कहाँ कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झारखंड में। कुरुआ झारखंड में कहा जाता है, वही पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्लैश एंड बर्न कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? नमक का लगभग 71% भाग गुजरात के द्वारा उत्पादन किया जाता है, गुजरात में। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुजरात का क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चलती है? भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस के रूप में चलता है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को 1 को 2 से सुमिलित करें। हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। लोथल का बात किया जाए तो भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्राहक युद्ध और शांति का मंत्री होते थे। महासंधि विग्राहक युद्ध और शांति के मंत्री होते थे, यह बिल्कुल सही है। न्यायाधीश का बात किया जाए तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश को महादंड नायक का कहा जाता था। महादंड नायक कहा जाता था न्यायाधीश को। महादंड नायक न्यायाधीश को कहा जाता था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष महाअश्वपति कहलाता था। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा बी। न्यायाधीश को महादंड नायक की उपाधि दी गई थी, या महादंड नायक से संबोधित किया जाता था। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण का प्रथम शक्ति कौन थे? तो वो थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण से उत्तर भारत जो 3 त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। पाल, बंगाल के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, जिसमें अंतिम विजय प्रतिहारों की होती है। इसमें दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आए थे
राष्ट्रकूट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य यह प्रारंभ हुआ था संघर्ष रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष होता है और यह प्रारंभ होता है बुका प्रथम के समय से। बुका प्रथम के समय से ऑप्शन हो जाएगा ए। हरिहर एवं बुका के समय में ही रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर और बहमनी में संघर्ष होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की? बात किया गया है पुर्तगालियों का भारत में आने वाले सर्वप्रथम थे और इसके द्वारा 1500 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा किया जाता है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में कालीकट में 1500 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। हालांकि अगर बात किया जाए वास्को डी गामा का तो 1498 में पहल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। वही फैक्ट्री का बात किया जाए तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1500 में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ। विक्रमशिला मठ यह बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार में स्थित है। विक्रमशिला मठ बिहार में स्थित है। हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। उदयगिरी गुफा महाराष्ट्र नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है उदयगिरी गुफा। अमरावती बौद्ध स्तूप यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अर्थात सही सुमेलित हो जाएगा वो हो जाएगा डी। विक्रमशिला मठ यूपी नहीं बल्कि बिहार में, हेमकुंड गुरुद्वारा उत्तराखंड में, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है। अमरावती बौद्ध स्तूप यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे सर एम विश्वेश्वरैया आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज और स्वदेशी और स्वभाषा दिया था? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था। 4 सूत्रीय संदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज जो स्थापित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज 1875 में स्थापित संस्था थी जिसने भारत में शुद्धि आंदोलन भी चलाने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 की अवधि यह उदारवादी चरण कहलाता है। वही 1905 से 1915 तक के बीच का चरण उग्रवादी कहलाता है और 1915 से 47 तक के बीच का चरण गांधी युग कहलाता है। ठीक है, तो 1885 से 1905 का चरण यह उदारवादी चरण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इल्बर्ट बिल विवाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे अंग्रेज़ों को भी अपने न्याय दे सकते हैं। तो इस विरोध में अंग्रेजी न्यायाधीश के द्वारा विरोध किया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया या श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है लॉर्ड रिपन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता और यह इल्बर्ट बिल विवाद 1882 में आया था इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के बीच हुआ था। 1929-33 के बीच मेरठ षड्यंत्र केस होता है। अगर वही बात किया जाए गांधी इरविन समझौता का तो 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 और याद रखना है 23 मार्च 1931 इस दिन शहीद भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। 23 मार्च 1931, 5 मार्च 31 को
गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है? मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की जाती है। तो इसमें पूछा गया है सही कालानुक्रम क्या होगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा ए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के बीच, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन 1951 में पोचमपल्ली से आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया जाता है। आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन हो जाएगा सी। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली ने ही भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा दिया था। याद रखना है, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। वही महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। तथा अन्य बात किया जाए साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की, तो ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। मूर्ति देवी पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 99। ISI पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI का पूरा नाम है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लाल लीगा ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है? लाल लीगा ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। लाल लीगा का संबंध है फुटबॉल से। वही अगर बात किया जाए संतोष ट्रॉफी का भी संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप तथा मर्डेका कप, ड्यूरेंट कप, सुब्रोतो कप, ये सभी कप का संबंध है फुटबॉल से। लाल लीगा कप यह भी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।